जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हमारी बायो या फिर जीव विज्ञान सब्जेक्ट की सेकंड क्लास होने वाली है। सेकंड क्लास कौन से टॉपिक से होगी तो हम मानव पाचन तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, जो बायो सब्जेक्ट होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और बायो सब्जेक्ट आपको पता होगा, जब हम कभी भी कोई भी एग्जाम जब दिलाते हैं तो साइंस से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 50% क्वेश्चन तो अकेले बायो से ही पूछे जाते हैं, और 50% जो बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिला के पूछे जाते हैं। तो जो बायो सब्जेक्ट होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ईजी भी होता है। इसको पढ़ने में हमें मजा आता है। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं अपनी अपनी बॉडी के बारे में, और हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। आप देखेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, आपकी बॉडी का ही पार्ट है। आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा ये जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक आज के बाद आपको ये समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आज का जो टॉपिक है वो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज के टॉपिक को शुरुआत करने से पहले, पढ़ने से पहले आपके अंदर, आपके दिमाग में कुछ उत्सुकता होनी चाहिए कि आखिर जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये मतलब हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। तो सीधी सी बात है कि हमारा खाना आखिर पचता कैसे है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हमारी बॉडी से जो निकलती हैं और पचाने में हेल्प करती हैं। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी निकलती होंगी तभी तो खाना आखिर हमारा पच रहा है। कहाँ कहाँ से ये खाना होकर गुजरता है ये भी आपके दिमाग में चलता होगा। इसके अलावा आपको ये पता चलता होगा, ये भी दिमाग में चलता होगा कि आखिर ये एनर्जी कहाँ से बन जाती है। ठीक है, तो सब कुछ जो आपके दिमाग में चल रहा है बस इसी का आंसर आपको मिलने वाला है, और यही क्वेश्चन ही एग्जामिनर हमसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के चलते हैं और देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। टॉपिक क्या है? पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। दो चीज़ें हम इसमें से मेनली पढ़ेंगे। पहला चीज़, यहाँ पे जो आपको कलरफुल इमेजेस दिख रहे होंगे, कलरफुल जो चीज़ें दिख रही होंगी, ये पाचन तंत्र से संबंधित है। यहीं से होकर खाना गुजरता है और ये पचाने में हेल्प करते हैं। तो हम लोग अंगक के बारे में देखते हैं। क्या? अंगक। अंगक मतलब अंग के बारे में, कि कौन कौन से अंग ऐसे हैं जो कि खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। तो आपको यहाँ पे अंग के पहले नाम पता होना चाहिए। तो हम अंग के नाम, अंगक के नाम याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे आपको याद हो जाएगा, फिर दूसरी चीज हम यहाँ पे तुरंत क्या पढ़ने वाले हैं कि ये क्या क्या चीजें उत्पन्न करते हैं जिससे कि खाना हमारा पचता है। ठीक है, तो पहले आप अंगक के नाम याद करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, ये खाना आखिर पचता कैसे है। ठीक है, बस दो ही चीजें आज आपको पढ़नी है, अंगक के बारे में, और उसके बाद ही जो एंजाइम निकलते हैं, खाने को पचाने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। चलिए सबसे पहले हम अंग की शुरुआत करते हैं। अंग के नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो कलर है, ये चीज़ें, तो आप बोलोगे तो मेरे दांत टाइप का दिख रहा है। हाँ, अब ये बिल्कुल दांत है, ये आपका मुंह हो जाएगा और यहाँ पे आपके दांत रहते हैं। ये तो समझ में आ गई, क्या है ये? दांत हैं आपके। तो आप बोल सकते हो कि ये मेरे दांत हैं। ठीक है, आपने बोला ये दांत हो गए हमारे। यहाँ पे आपको हल्का सा ये बैगनी कलर आप बोल सकते हो, ये क्या है आपको दिख रहा होगा हल्का सा बड़ा, इसे हम बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसे? हम लार ग्रंथि बोलते हैं। जो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से लार स्रावित होता है। ठीक है, जब आप खाना खाते होंगे तो आपको पता होगा कि मुख से क्या होता है, लार निकलता है। तभी तो खाने को क्या बनाता है, वो नमयुक्त बनाता है और पचाने में हेल्प करता है वो। ठीक है, तो लार कहाँ से? यह वाला जो ये आपको ये ग्रंथि दिख रही होगी, ये यहाँ से लार निकलता है। आगे समझ में? उसके बाद ये हल्का सा पाइप टाइप का दिख रहा है, जैसे पाइप होता है वैसे ये पाइप टाइप का दिख रहा है, जो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं इसे? हम ग्रास नली बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हल्का सा ये देखेंगे, थोड़ा सा मुड़ा हुआ एक पीले कलर का कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये पुटकी है या फिर थैली के आकार का, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। बस आप अभी इसको नाम बस याद रखिए कि आखिर किसे बोलते क्या है।
ठीक है। ये देखिए, जब कभी भी अगर आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो हॉस्पिटल में इस शेप का आप ऐसे इस कलर का इस शेप का कुछ आप देखते होंगे, ठीक है, कभी ना कभी देखे होंगे, या फिर टीवी में बहुत सारी न्यूज आते रहते हैं, है ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा। इसे क्या बोलते हैं, तो बोलोगे इसे तो लीवर बोलते हैं, हर जगह ये दिखा रहता है। तो ये है लीवर। क्या है ये? लीवर। आपको जो रेड कलर का दिख रहा है ये लीवर है। हल्का सा ग्रीन कलर का छोटा सा दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या? पित्ताशय। ठीक है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है लीवर, या फिर इसे हम बोलते हैं यकृत। लीवर को ही हम यकृत बोलते हैं, ठीक है, यकृत। यकृत के बाद आपको आपको ग्रीन कलर का जो दिख रहा होगा ये है पित्ताशय, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हल्का सा ये यहाँ पर व्हाइट कलर का कुछ कुछ दिख रहा होगा, छोटा सा एकदम। ये जो दिख रहा है आमाशय के हल्का सा नीचे में, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, तो बोलोगे ये है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय, ठीक है। आपको छोटा सा जगह दिख रहा होगा ये वाला, ये है अग्न्याशय। आ गया समझ में? उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आपको केचुए टाइप का दिख रहा होगा, ये बीच में छोटा वाला पोर्शन, ये है छोटी आंत। क्या है ये? छोटी आंत है, छोटी आंत। उसके बाद ये जो आपको हल्का सा बड़ा ग्रीन कलर का दिख रहा होगा चारों साइड, इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। और इसके बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है हल्का सा ये है अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। और इसको हम बोलते हैं मालाशय। ये चार चीज, ठीक है, ये हमारी बॉडी के पार्ट हैं जहां से खाना होकर गुजरता है, जहां से खाने को पचाने में मदद मिलती है। आगे समझ में? चलिए एक एक करके फिर से इनको देखते हैं, आखिर समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं ये सब, ठीक है। पहले आप अंग के नाम याद रखेंगे। आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा ये है दांत। क्या है? ये दांत है। ये जो आपको ऊपर में दिख रहा होगा ये दांत के, जब आप मुंह खोलेंगे तो आपको दिखता होगा एक छत टाइप का दिखता होगा, छत टाइप का आप मुंह खोल के देखेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे इनेमल बोलते हैं। ये क्या? छतरी वाला काम करता है। जैसे छतरी होता है वैसे ये मुख के ऊपर आप देखेंगे तो छतरी टाइप का होता है, इसे इनेमल बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको हल्का सा बैगनी कलर का दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। दांत हो गया, यहाँ पे इनेमल हो गया, यहाँ पे लार ग्रंथि हो गया। सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, ये पाइप क्या है? ये जो पाइप है मतलब यहाँ से केवल खाना खिसकेगा बस, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये जो आपको पाइप दिख रहा है ये पाइप को हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। उसके बाद आपको हल्का सा ये पुटकी शेप का दिख रहा होगा, एक थैले टाइप का दिख रहा होगा, इस थैले को क्या बोलते हैं? तो बोलोगे इस थैले को हम आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमाशय। ये आपको हल रेड कलर का दिख रहा होगा, रेड कलर का जो दिख रहा है ये है लीवर या फिर यकृत। उसके बाद ये जो लीवर से ही जुड़ा हुआ रहता है क्या? पित्ताशय। ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा ये है पित्ताशय। उसके बाद आप देखोगे आमाशय की हल्का सा नीचे में यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। उसके बाद यहाँ पे जो केचुए टाइप का दिख रहा है, ये केचुआ जो है अंदर में एकदम बीच में, यही केचुआ क्या कहलाता है? छोटी आंत कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो चारों साइड ग्रीन कलर का हल्का सा दिख रहा होगा बड़ा बड़ा सा, ये क्या है? तो ये है बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। ये बड़ी आंत से ही लगा रहता है एक हल्का सा निकला हुआ यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। और ये है मलद्वार, ठीक है, मलाशय। आ गया समझ में? अब इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा क्या देखते हैं, वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, नाम याद करने की कोशिश करिए आप कि किसे क्या बोलते थे हम। याद आया?
देखिए यहाँ पे ग्रास नली था, ग्रास नली के बाद ये क्या था, तो आमाशय था। ये है, देखो आपको दिख रहा होगा, आपके ये लीवर है, आपकी बॉडी का ही पार्ट है। यहाँ पे पित्ताशय था, ये जो दिख रहा है आपको, जहाँ पे कर्सर है हमारा, कर्सर है, तो वहाँ पे क्या है, अग्न्याशय है। और ये वाला जो एरिया है ये छोटी आंत है, ये है बड़ी आंत। ये देखो हल्का सा पतला सा आपको दिख रहा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये जो आपको पतला सा दिख रहा है इसे अपेंडिक्स बोलते हैं। कोई काम नहीं है, ये फालतू बस हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर बड़ा हो गया तो इसको काट कर निकलवा देना चाहिए। बाकी हर इंसान की बॉडी में अपेंडिक्स हो जाता है, ठीक है, रहता है। और ये है मलाशय, ठीक है। इतना कुछ समझ में आ गया। चलिए फिर से हम लोग अब चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक एक चीजों को। एक एक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां से सबसे पहले जब भोजन आता है तो कहां से होकर गुजरता है, तो आप बोलोगे सबसे पहले दांत काम करता है। दांत क्या करेगा, तो दांत इसको कुतरने का काम करता है, काटने पीटने का काम करता है, उसको चबाने का काम करता है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, दांत से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो बोलोगे जो ये हमारे दांत होते हैं, दांत कितने टाइप के पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, तो बोलोगे हमारी बॉडी में दांत 4 टाइप के पाए जाते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के। नाम आपसे पूछ सकता है। तो जो पहले जो आपको सामने के दांत दिखते हैं उसे हम बोलते हैं कृदंत दांत, ठीक है, कृदंत दांत। जो दूसरा रहता है उसके बगल में ही हल्के से नुकीले टाइप के जो दिखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रदनक। दोनों साइड एक एक ही पाए जाते हैं, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। उसके बाद और आप अंदर जाएंगे तो बोलेंगे चवर्णक होता है। क्या होता है, चवर्णक। दांत हमारी बॉडी में कितने टाइप के, 4 टाइप के। कृदंत, जो सामने के दांत आपको दिखते होंगे, ये क्या होते हैं, कृदंत होते हैं, काटने का काम करते हैं। आम खाते होंगे आप, आम को कहाँ से काटेंगे, तो बोलोगे कृदंत से काटते हैं, ठीक है। तो काटने का काम, काटना इनका काम होता है। रदनक का काम क्या होता है, तो चीर फाड़, है ना, चीर फाड़ इनका काम होता है। क्या काम होता है, तो चीर फाड़ इनका काम होता है। अग्रचवर्णक ये चबाने का काम करते हैं। क्या, चबाने का काम, कोई भी चीज, तो ये भी चबाने का काम करते हैं। और चवर्णक है, ये भी चबाने का ही काम करते हैं। तो आपको दांत के बारे में समझ में आ गया। सामने वाले जो दांत आपको दिखते होंगे वो होते हैं कृदंत। उसके जो बगल में जो चीरने फाड़ने के काम करते हैं, बहुत नुकीले टाइप के होते हैं, वो रदनक होते हैं। फिर अग्रचवर्णक और चवर्णक, 4 टाइप के दांत होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, ये हल्का सा जो छतरी का निर्माण कर रहा था। क्या, छतरी। हमारे मुख की जो छतरी होती है, आप देखेंगे ऊपर साइड में, ये जो छतरी होती है ये बहुत स्ट्रांग होता है। क्या, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इस छतरी को, तो आप बोलोगे ये जो छतरी होती है इसे हम बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। इनेमल या फिर दंतवल्क बोलते हैं। क्या, इनेमल या फिर दंतवल्क बोलते हैं इसे हम, ठीक है। जो ये छतरी होती है, जो मुख गुहा में आप देखेंगे, मुख में ये छतरी का निर्माण करती है, मतलब एक तरीके से छत्ता जैसे होता है ना। ये शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है, तो इनेमल होता है या फिर जिसे हम दंतवल्क बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे पाया जाता है, मुख में पाया जाता है। शरीर का सबसे मजबूत भाग है ना, सबसे मजबूत अंग। तो शरीर का सबसे मजबूत अंग क्या होता है, तो आप बोलोगे इनेमल या फिर दंतवल्क। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बन चुका है। इतना समझ में आ गया क्या। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। उसके बाद यहां पे मैंने आपको बताया था, ये जो है ये क्या दिख रहा है, तो ये है लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसे हम, लार ग्रंथि बोलते हैं, लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि से क्या होगा, तो लार स्रावित होता है। क्या, लार स्रावित होता है। चलिए अब उसके पहले हम यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। ये जो खाना होता है वो खाना आखिर बचता कहाँ से है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लार ग्रंथि को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आखिर जो खाना है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, ठीक है।
आपने यहाँ से खाना खाया मुंह से, ये यहाँ से होकर, देखिए यहाँ से आपने मुख से खाना खाया, ये यहाँ से होकर गुजरता है। आप देखते जाएंगे ये क्या है, तो आप बोलोगे ग्रास नली है। क्या ग्रास नली था? फिर आपने यहाँ पे जो देखा ये क्या था, तो बोलोगे ये तो आमाशय था, मैंने आमाशय पढ़ा था, ये आमाशय बोलते हैं इसको। आमाशय से होते हुए फिर ये जो खाना है यहाँ से ऐसे होते हुए, देखो ये कहाँ से गया, आमाशय से होते हुए यहाँ पे आ गया, है ना। और यहीं पे एक होता है छोटी आंत, जो इसे क्या बोलते हैं, इसे छोटी आंत। आमाशय से कहाँ गया, ये छोटी आंत में गया, ठीक है, ऐसे एक पाइप के थ्रू। छोटी आंत में एक जगह रहता है जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, पूरा का पूरा खाना आप बोलोगे तो लगभग पूरा खाना यहीं पे पचता है, ठीक है, यहाँ पे होता है। और आप देखो खाना क्या लीवर में गया, तो लीवर में कुछ कुछ चीजें निकलेंगी जो उसको पचाने में हेल्प करेंगी, लीवर में खाना जाता नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से क्या आमाशय में गया, आमाशय से होते हुए ये छोटी आंत में गया, और छोटी आंत से ये फिर बड़ी आंत में जाएगा। कहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा होगा ये बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत में होते हुए ये क्या हो जाता है, मलाशय द्वारा बाद में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में क्या आया कि खाना कहाँ कहाँ से होकर गुजरा। यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रास नली से होते हुए आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। आ गया समझ में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर जब यहाँ पे ये आमाशय में आया, आमाशय के बाद ये लीवर है, लीवर क्या काम करता है, हमने अग्न्याशय भी पढ़ा है कि अग्न्याशय भी हेल्प करता है, पित्ताशय भी हेल्प करता है। आखिर जब ये यहाँ पे खाना गया ही नहीं तो ये हेल्प क्या करता है, कैसे पचाता होगा, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है ना। तो होता क्या है, जब ये छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पे खाना स्टोर होता है ग्रहणी में। जो पित्ताशय रहता है यहाँ से पित्त रस निकलेगा, मतलब लीवर से पित्त रस निकलेगा, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है, और आंत जो रहता है छोटी आंत, यहाँ से आंत रस निकलता है। इतना सारा कुछ यहाँ पे जब निकलता है तो ये खाने को क्या बोलता है, तोड़ मरोड़ देता है और पचा देता है यहीं पे, ठीक है, कहाँ पे, ग्रहणी में। यही सब चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। आपको समझ में क्या आया, मुख से होते हुए यहाँ पे ग्रास नली, ग्रास नली से होते हुए आमाशय, आमाशय के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे छोटी आंत, छोटी आंत से ये कहाँ पे, बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत फिर यहाँ पे मलाशय द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब फिर से इसको हम देखते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं, और जो आज का हमारा टॉपिक है अभी का वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, तो बोलोगे लार स्रावित होता है। लार स्रावित होता है, क्या लार भोजन को पचाने में मदद करता है, तो देखिए अभी जो हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं वो क्या होते हैं, तो जटिल पदार्थ रहते हैं, क्या जटिल रहते हैं, वो डायरेक्ट खाने में पच नहीं सकते, ठीक है, उससे हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल सकती। तो जो लार रहता है फिर जो अब जब यहाँ से जब भोजन गुजरते जाएगा तो उसमें क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाएंगे, और एंजाइम जो रहेंगे वो ना जो जटिल पदार्थ रहते हैं उसको सरल अणु में तोड़ते जाएंगे, मतलब उसको पचाने के लायक बनाते जाएंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, एंजाइम पाए जाएंगे हमारी बॉडी में, बहुत सारी जगह पे एंजाइम पाए जाएंगे, हम पढ़ेंगे अभी। वो जो एंजाइम होते हैं, वो जो जटिल पदार्थ रहते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं उसको पचाते हुए लास्ट में एनर्जी में, या फिर जैसे प्रोटीन में, फैट में, ये सब में तोड़ते जाएंगे, लास्ट में हमारी बॉडी में एक निचोड़ हुआ भाग आता है, मतलब पूरा निचोड़ा, मतलब जो हमें चाहिए हमारी बॉडी को वो वहाँ पे दे देता है। आ गया समझ में। चलिए लार ग्रंथि से क्या निकला, तो बोलोगे लार निकला, ठीक है। लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, लार में एंजाइम पाए जाते हैं, क्या, लार में एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो देखिए दो एंजाइम पाए जाते हैं, कितने, दो एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है टायलिन, क्या, टायलिन एंजाइम, और एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। चलिए लार में कौन कौन से एंजाइम, आंख बंद करिए बोलिए जल्दी से, टायलिन और लाइसोजाइम, आंख बंद करिए और बोलिए लार में कौन कौन से एंजाइम पाए गए, तो आपने बोला टायलिन और लाइसोजाइम। कौन कौन से, टायलिन और लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो लार से निकले, ठीक है, ये दो एंजाइम पाए गए। जो टायलिन होता है ये क्या करता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें स्टार्च उपस्थित रहता है, क्या, स्टार्च उपस्थित रहता है। तो स्टार्च को, ये जो भोजन में स्टार्च रहता है, स्टार्च को ये माल्टोज में बदलता है, किस में, स्टार्च को ये माल्टोज में बदलता है। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम है ना, क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में ये बदल देता है, कौन, टायलिन। आ गया समझ में।
जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे लाइसोसोम था, क्या कर रहा था, सबको नष्ट कर रहा था, है ना, जो भी अपशिष्ट रहते थे कोशिका को उसको नष्ट कर रहा था, क्या कर रहा, उसको पचा ले रहा था लास्ट चीज़ों को। वैसे लाइसोजाइम भी है। लाइसोजाइम क्या करता है, जब हम कभी खाना खाते हैं तो खाने के साथ में बैक्टीरिया और वायरस भी आ जाते हैं हमारे खाने में, है ना, आते हैं या नहीं आते, तो बोलोगे आते हैं। ये जो बैक्टीरिया वायरस रहते हैं इसको नष्ट करने का काम, तो बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने का काम कौन करता है, तो लाइसोजाइम करता है। कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। आ गया समझ में। देखिए फिर से आप लार ग्रंथि में आप बोलोगे लार स्रावित होता है, लार से 2 एंजाइम निकलते हैं, टायलिन लाइसोजाइम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि टायलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो बोलोगे लार ग्रंथि है, ये लार से निकलता है। उसके बाद आप बोलोगे जो टायलिन होता है, टायलिन से क्या बनता है, तो बोलोगे जो टायलिन होता है, जो एंजाइम होता है, जो टायलिन, वो टायलिन स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किसको, स्टार्च जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं वो स्टार्च को माल्टोज में ये बदल देता है। ये जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम क्या करता है, तो बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। बस आपको इतना ही लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अभी बहुत सारे केसेस आए हैं इंडिया में। अभी क्या हुआ था, एक बीमारी फैली थी जिसे हम क्या बोल रहे थे, मम्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, मम्स बोल रहे थे, या हम इसे बोलते हैं गलसुआ। क्या बोलते हैं, गलसुआ। ठीक है, मम्स या गलसुआ। इसमें क्या होता है, गाल सूज जाता है। नॉर्मली ये बच्चों को होता है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों को क्या, ये वाला जो पोर्शन है, गाल वाला पोर्शन, यहाँ पे से सूज जाता है, अपने से हो जाता है और अपने से ही ठीक हो जाता है। ठीक है, अपने से होता भी है, अपने से ठीक भी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी ये नहीं है। ये जो गलसुआ होता है, गलसुआ के बारे में आपको याद रखना है, ये आखिर ये होता कैसे है। तो यहाँ पे पैरोटिड एक ग्रंथि होती है। कौन सी, पैरोटिड ग्रंथि। तो पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि, पैरोटिड एक ग्रंथि हमारे मुख में जहाँ पे लाल स्रावित होता है वहीं से पैरोटिड एक ग्रंथि होती है। तो जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि में एक वायरस है, वो हड़कंप मचा देता है। कौन सा, तो पैरोटिड ग्रंथि में पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस। जब पैरोटिड ग्रंथि में पैरामिक्सोवायरस आ जाता है तो वहां पे क्या कर देता है, ये सूजन उत्पन्न कर देता है। क्या, सूजन, मतलब वो ग्रंथि को सूजा देता है ये। ठीक है, क्यों होता है गलसुआ, तो पैरामिक्सोवायरस की वजह से होता है। पैरोटिड जो ग्रंथि होती है उसको ये सूजा देता है। क्यों होता है, एक वायरस की वजह से होता है, आपको याद रखना है, वायरस जनित रोग है। इसको ठीक करने के लिए लोग क्या करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि काली मिट्टी लगाया करो और शीतला माता मंदिर जाया करो। आपने बहुत जगह सुना होगा इस चीज़ को। तो पैरोटिड ग्रंथि में एक्चुअल में सूजन आ जाती है। क्यों होता है, तो एक वायरस होता है पैरामिक्सोवायरस, उसकी वजह से सूजन आ जाती है, अपने से ये ठीक भी हो जाता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, पूरी की पूरी यहाँ की कहानी। ठीक है, उसके बाद अब हम आए थे कहाँ पे, ग्रास नली में आए थे। कहाँ पे आए थे, ग्रास नली में। चलिए, ग्रास नली हो गया, क्या हो गया, ये ग्रास नली। ग्रास नली में मैंने बताया था कि केवल और केवल ये पाइप टाइप का होता है। पाइप क्या करता है, तो पानी को क्या करता है, पानी को आगे फेंकता है। वैसे ही ये जो ग्रास नली होता है ये भोजन को खिसकाता है, केवल भोजन को खिसकाता है। क्या, भोजन को खिसकाता है, खिसकाने का काम करता है। खिसकाने का काम कौन किया, भोजन को, तो ग्रास नली कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भोजन और आगे कहाँ पहुंचा, तो आप बोलोगे आमाशय में पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा, आमाशय में पहुंचा। भोजन कहाँ पे पहुंचा आगे, तो बोलोगे आमाशय में पहुंचा था। आमाशय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये आमाशय बहुत इंपॉर्टेंट है। एल का से ऐसे शेप में रहता है, ये ऐसे शेप में, यहाँ से ये ग्रास नली आ गई, ये आमाशय हो गया। ये जो आपको आमाशय यहाँ पे दिखा है, आमाशय की जो दीवारें होती हैं, ये यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या, जठर ग्रंथि। जो दीवारें होती है, दीवारों पे जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो आमाशय की दीवारों में, दीवार पर जठर ग्रंथि पाई गई। और यही जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, तो यही जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है।
देखिए आमाशय की जो दीवार हो गई, दीवार से जठर ग्रंथि, वहाँ पे जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, तो ये जठर रस निकलता है। जठर रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम? 3 एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं आपको याद रखना है। पेप्सिन, क्या? पेप्सिन, जो आप पेप्सी पीते हो वाला पेप्सिन नहीं, दूसरा पेप्सिन। एक एंजाइम है पेप्सिन है, रेनिन है, और एक है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसे। ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या काम करता है? देखिए अब यहाँ पे 3 एंजाइम निकले, कौन कौन से? तो बोलोगे पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंख बंद करिए और बोलिए कि आमाशय की दीवारों पे क्या पाया गया? तो आपने बोला क्या? आमाशय की दीवारों पे जठर ग्रंथि पाई गई। यही जठर ग्रंथि से क्या निकला? तो जठर रस निकला। और जठर रस में 3 एंजाइम पाए गए, कौन कौन से? तो पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करेगा? तो पेप्सिन का काम रहता है प्रोटीन को पचाना। क्या? जो भी हमारे भोजन में प्रोटीन रहता है, तो प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? तो पेप्सिन। आप पा से पेप्सिन याद करेंगे, पा से प्रोटीन याद करेंगे, ठीक है। क्या क्या? पा से पेप्सिन, पा से प्रोटीन याद करेंगे। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो बोलेंगे रेनिन है। ये क्या है? ये रेनिन है। रेनिन क्या करेंगे? तो जब कभी आपने देखा होगा, जब आप दूध पीते हैं तो दूध में क्या होता है? दूध में उपस्थित रहता है एक, दूध में क्या रहता है? तो कैसिनोजिन रहता है। क्या? कैसिनोजिन, कैसिनोजिन, ठीक है, कैसिनोजिन। यहाँ पे आप जा लिख लेना। कैसिनोजिन जो होता है वो कैसिनोजिन को कैसिन में बदल देता है। जो दूध में कैसिनोजिन रहता है उसको कैसिन में कौन बदलता है? तो रेनिन बदलता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। देखिए आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जामिनर जो है थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ जा रहा है। कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए, छोटे से छोटा एग्जाम होता है उसमें भी आजकल क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन को पचाने का काम कौन किया? पेप्सिन कर दिया। रेनिन क्या करेगा? दूध में जो कैसिनोजिन पाया जाता है उसको कैसिन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या करेगा? तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु जो बच्चे कुचे रहते हैं, पहली बात तो लार से जो लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम निपटा देता है। लाइसोजाइम से जो कुछ बच्चे हुए निकले, तो ये सूक्ष्म जीवाणु को ये यहाँ पे खत्म कर दिया। कौन खत्म कर दिया? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर देता है ये, ठीक है। पहले लाइसोजाइम नष्ट करता है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक भी नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है पूरे के पूरे सूक्ष्म जीवाणु को, जितने भी आते हैं। आपको इतना समझ में आया? चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। दूसरा पेन का कलर लेते हैं। ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली, ग्रास नली भोजन को खिसकाने का काम किया। फिर आया आमाशय। आमाशय की जो दीवारें होती है, आपको यहाँ पे दीवारें दिखती होंगी, ये दीवारें हैं। दीवार पर जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से जठर रस निकला। जठर रस में 3 एंजाइम पाए गए, कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको तीनों को याद रखना है। पेप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या करता है? तो कैसिनोजिन को कैसिन में बदल देता है। और हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? तो सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने का काम कर देता है। आ गया समझ में? चलिए आंख बंद करिए, बोलिए कौन कौन से एंजाइम, एंजाइम के नाम बताइए। आप एंजाइम के नाम बताइए कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर से बोलिए पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर से बोलिए पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन ने क्या किया? तो पेप्सिन ने प्रोटीन को पचाया। और रेनिन ने क्या किया? दूध में जो कैसिनोजिन पाया जाता है उसको कैसिन में बदला। और जो तीसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। आगे समझ में? पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। लार में क्या पाया गया था? तो लार में आपको 2 चीज याद रखनी थी। क्या क्या? टाइलिन, लाइसोजाइम। लार वाले बताइए जल्दी से, लार में क्या क्या? टाइलिन, लाइसोजाइम। क्या क्या? फिर से बोलिए, याद करना है आपको क्लास में। टाइलिन, लाइसोजाइम आपको बोलना है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको बोलना है लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। बोलिए टाइलिन, लाइसोजाइम। फिर से बोलिए टाइलिन, लाइसोजाइम। टाइलिन ने क्या किया? स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया। लाइसोजाइम ने क्या किया? तो लाइसोजाइम ने जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है उसको निपटा दिया, ठीक है। आमाशय में कौन कौन से? तो पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
पेप्सिन पासे प्रोटीन, प्रोटीन को कौन पचाया? तो पेप्सिन ने पचाया। रेनिन ने क्या किया? दूध में कैसिनोजिन जो पाया गया उसको कैसिन में बदल दिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर दिया। आ गया समझ में इतना? चलिए, उसके बाद मैंने एक चीज बताया था कि जो भोजन होता है, भोजन कहाँ पे आता है? तो छोटी आंत में आ जाता है। ठीक है, भोजन कहाँ पे आ गया? छोटी आंत में आ गया। चलिए, भोजन के बारे में देखते हैं और भोजन को देखते हैं कि भोजन आखिर कहाँ पे गया है, कहाँ पे आ गया है? तो भोजन आ गया अब छोटी आंत में। भोजन आ गया छोटी आंत में। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये एरिया यहाँ पे है, क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे छोटी आंत का एक स्थान है, वो उसको क्या बोलते हैं? एक अंग है, उसे हम बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। छोटी आंत का ही यहाँ पे छोटी आंत में खुलता है, जो यहाँ पे जो भोजन है वो आके यहाँ पे एक पाइप के थ्रू यहाँ पे खुलता है। कहाँ पे? ग्रहणी में। जब भोजन ग्रहणी में खुलता है तो यहाँ पे बहुत सारे कारनामे होते हैं। क्या क्या कारनामे होते हैं? तो यहाँ पे 3 चीज होते हैं। क्या क्या? ध्यान से सुनिएगा। जब भोजन यहाँ पे खुला तो आखिर होता क्या है? तो जो यहाँ पे आपको लीवर दिख रहा है, लीवर से क्या होता है? तो लीवर से बोलोगे पित्त रस निकलता है। क्या? लीवर जो यकृत होता है वहां से पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। तो पित्त रस आके कहाँ पे खुलता है? तो पित्त रस की जो पाइप आती है वो पाइप आके ग्रहणी में खुलती है। ठीक है, पित्त रस एक ठो आ गया, निकल के खुल गया। उसके बाद क्या होता है? ये जो अग्न्याशय है, आपको ये अग्न्याशय दिख रहा होगा पीले कलर का, ये जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय, तो अग्न्याशय की एक ठो पाइप खुलती है। ठीक है, तो ये जो अग्न्याशय की पाइप खुलेगी, यहाँ से अग्न्याशयी रस निकलता है और यहाँ की पाइप कहाँ खुलेगा? तो ग्रहणी में आके खुल जाता है। ठीक है, मतलब एक पाइप यहाँ से, एक पाइप यहाँ से, और एक तो यहाँ है ही। ठीक है, जो तीसरी है, तीसरी का नाम है क्या? तो ये आंत्र रस है। क्या है? आंत्र रस, मतलब आंत का खुद का रस रहता है ये। ठीक है, आंत्र रस। 3 चीजें यहाँ पे क्या होते हैं? 3 चीजें यहाँ पे होते हैं। क्या क्या? पित्त रस, अग्न्याशयी रस या फिर आंत्र रस। 3 हो गए। छोटी आंत में ही भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन मतलब जो पाचन होता है वो सब कुछ छोटी आंत में ही होता है मुख्यतः। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे पित्त रस, अग्न्याशयी रस और आंत्र रस के बारे में, क्योंकि भोजन तो यहाँ पे खुल गया। ठीक है, जो भी भोजन आया अब यहाँ पे तो खुल गया। अब आखिर ये पित्त रस क्या काम कर दिया भाई? अब पित्त रस आ तो गया यहाँ पे, मतलब अपना हीरोगिरी दिखा के यहाँ पे आ गया। अग्न्याशयी रस भी आके बोला मैं छोटी आंत में जाऊंगा यहाँ पे हीरोगिरी दिखा के, और आंत्र रस जो था वो भी आ गया। सब कुछ आ गए, तो अभी आखिर यहाँ पे आएंगे तो कुछ ना कुछ कारनामे तो करेंगे, है ना? अब आखिर ये तहलका क्या क्या मचाएंगे, तो एक एक करके हम पहले इनके कारनामे देख लेते हैं, पित्त रस के, अग्न्याशयी रस के और आंत्र रस के। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए किसके बारे में सबसे पहले, तो हम पहले देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लीवर। क्या दिख रहा होगा? लीवर। लीवर या फिर हम बोलते हैं इसे यकृत। यकृत, यकृत से ही तो निकलता था क्या? पित्त रस, है ना? चलिए, जो ये लीवर होता है, यकृत होता है, इसके बारे में आप कुछ कुछ चीजें याद रखिए। जो लीवर यकृत होता है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तो आप बोलोगे यही जो लीवर होता है यही होता है। तो यकृत जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, जल्दी बोलिए क्या है, बोलिए। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे लीवर है। क्या है? लीवर है। यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। चलिए, उसके बाद ये जो लीवर है, लीवर से क्या होता है? तो यहाँ से पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। लीवर से पित्त रस निकलता है। लीवर से क्या निकला? तो लीवर से पित्त रस निकल गया। पित्त रस निकला तो आखिर ये स्टोर कहाँ पे होता है? संग्रहित कहाँ पे होता है? जमा कहाँ पे होता है? कहाँ पे जमा हो जाता है? तो ये पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। कहाँ पे? ये पित्ताशय में हो जाके जमा हो जाता है। लीवर से पित्त रस निकला, पित्त रस से क्या होता है? तो ये पित्ताशय में आके जमा हो जाता है। ठीक है, अब चलिए पित्त रस के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पित्त रस रहता है इसमें कुछ कुछ क्या, देखिए पहली बात तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है
कि इसमें तो एंजाइम नहीं पाया जाता। जो ये लीवर रहता है, लीवर में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। आपको याद रखना है कि लीवर में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। आजकल एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऐसा कौन सा पाचनकारी जगह है जहाँ से एंजाइम ही नहीं पाए जाते। तो कहाँ से? लीवर से एंजाइम नहीं पाए जाते, एंजाइम नहीं पाए जाते। ठीक है, चलिए। अब पित्त रस से आखिर क्या होता है? तो जो पित्त रस जब निकलता है लीवर से, तो ये कुछ कुछ चीज़ों को पचाने का काम कर देता है। क्या क्या पचाता है? तो जो भी आप फैट, वसा वाली चीज़ें खाते हो, आप बोलोगे वसा क्या होता है सर, नहीं समझ आता। जो आप समोसा खाते हो, जो भी आप तेल वाली चीज़ें खाते हो, घी वाली चीज़ें खाते हो, सब में वसा होता है। तो कौन उसको पचाता है? तो यही पित्त रस उसको पचाता है। पित्त रस निकलता कहाँ से है? तो लीवर या फिर यकृत से निकलता है और ये वसा को पचाता है। तो वसा को पचाता कौन है? यही पित्त रस पचाता है। ठीक है, देखिए ये कहाँ पे जो लीवर से पित्त रस निकला वो जाके यहाँ पे छोटी आंत में गया और वहाँ जाके जो भी वसा थे उसको जाके पचा लिया। ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है पित्त रस का? तो पित्त रस का काम रहता है वसा को पचाना। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम होता है, बोलते हैं मैं वसा को तो पचाऊंगा, लेकिन वसा के अलावा जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में देखिए, वसा में बहुत सारे घुलनशील विटामिन होते हैं। तेल वगैरह चीज़ आपने खाया वो चीज़ अलग है, उसको तो पचाएगा ही। लेकिन जब कभी आप मान लीजिए कि क्या खाते हैं, गाजर खा लिए, चिकन वगैरह खा लिए, अंडा खा लिए, जो भी चीज़ें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, वसा में ये घुल जाते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन को ये पचाता है। वसा में घुलनशील विटामिन को पचाता है, घुलनशील विटामिन को पचाता है। घुलनशील विटामिन को कौन पचाता है? तो बोलोगे कौन कौन पचाता है? तो ये वसा में घुलनशील विटामिन को लिए पित्त रस पचाता है। वसा में घुलनशील विटामिन आखिर होते कौन कौन से हैं? तो ये आपको पता रहना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। वसा में कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं? तो विटामिन ए, डी, ई के। कौन पचाया? तो पित्त रस निकला। पित्त रस निकला और पचा दिया। कहाँ से निकला? तो लीवर से निकला और ये जाके पचा दिया। ये आपको समझ में आ गया? चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है ना, क्या होती है? लीवर या फिर यकृत। यहाँ से पित्त रस निकलता है। पित्त रस जब निकलता है तो जाके पित्ताशय में जमा हो जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये वसा को पचाता है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उसको भी ये पचाता है। विटामिन ए, डी, ई के को ये पचाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप देखेंगे, जब यहाँ तक समझ में आ गया, उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लीवर सिरोसिस या फिर यकृत सिरोसिस एक रोग हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? यकृत सिरोसिस। कौन सा रोग? यकृत सिरोसिस। आखिर ये रोग है क्या? ये होता क्यों है? देखिए, यकृत सिरोसिस होता क्या है कि कभी कभी कई लोग हैं ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं। अगर शराब का सेवन ज़्यादा किया जाए या फिर आपकी बॉडी में क्या हेपेटाइटिस, कौन सा रोग? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी या सी, हेपेटाइटिस बी या फिर सी अगर हो, क्या अगर शराब का सेवन किया जाए और हेपेटाइटिस बी या फिर सी हो हमारी बॉडी में, तो क्या हो जाता है? जो लीवर की जो ऊतक रहते हैं, देखिए जो लीवर रहता है, लीवर आपको दिख रहा होगा बड़ा मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है। ठीक है, तो जब आप कभी अगर आप चिकन के शॉप में जाएंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा ये लीवर है ना, तो आपको इस शेप का दिखता होगा, हल्का सा सॉफ्ट। तो जब अब कभी अगर ज़्यादा शराब का सेवन किया जाए या फिर हेपेटाइटिस बी या सी हो जाए, तो उसमें क्या होता है? जो इसके ऊतक रहते हैं, जो इसके टिश्यू होते हैं, जो इसके ऊतक होते हैं, ये ऊतक नॉर्मली तो क्या होते हैं? सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन ये ऊतक कठोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऊतक कठोर हो जाते हैं। जब ये ऊतक कठोर हो जाएंगे तो जो लीवर है वो लीवर सही से पाचन नहीं कर पाएगा, मतलब चीज़ों को पचा नहीं पाएगा, है ना। तो जो लीवर हो जाता है, जो यहाँ पे ऊतक होते हैं, ऊतक कठोर हो जाते हैं, इसलिए लीवर क्या हो जाता है? लीवर खराब हो जाता है। बोलते हैं लीवर खराब हो गया है, वही लीवर खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? शराब, हेपेटाइटिस बी या फिर सी के ज़्यादा सेवन से, शराब के सेवन से, हेपेटाइटिस या बी सी के होने से। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऊतक कठोर हो जाएगा, लीवर खराब हो जाता है। चलिए,
हमने अभी देखा किसके बारे में, तो ग्रहणी में पित्त रस खुल रहा था या पित्त रस खुल रहा था, पित्त रस आ रहा था। और इसके बारे में हमने देख लिया ये कहाँ से निकल रहा था, तो यकृत से निकल रहा था। तो यकृत के बारे में हमने चीज़ें देख ली। अब आप आगे आओगे तो बोलोगे अग्न्याशय के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय आपको यहाँ पे पता होगा, हल्का सा जो ये पीले कलर का दिख रहा है यही है अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय, अग्न्याशय, ये जो है अग्न्याशय। अग्न्याशय का काम क्या होता है, तो एकमात्र ऐसा ये पाचनकारी जगह है, एकमात्र जगह जहां से अंतःस्रावी ग्रंथि भी निकलती है और बाह्यस्रावी भी ग्रंथि निकलती है। एकमात्र स्थान, एकमात्र स्थान है ना, पाचनकारी स्थान जहां से अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि निकलती है। ठीक है, मतलब एक ऐसा जगह है जहां पे अंतःस्रावी ग्रंथि भी पाई जाती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी पाई जाती है। एकमात्र जगह ऐसा है जिसको क्या बोलते हैं हम, अग्न्याशय बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, पैंक्रियास भी आपने नाम सुना होगा। क्या पैंक्रियास नाम सुना है आपने, हाँ वही पैंक्रियास। ठीक है, अग्न्याशय हो गया, क्या अग्न्याशय। यहाँ से अग्न्यास क्या हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि निकली और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी निकली। अब चलिए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं। अंतःस्रावी जब ग्रंथि निकली तो यहाँ से निकला क्या, जिससे जठर ग्रंथि से क्या निकला, जठर रस निकल रहा था। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकला, तो यहाँ से इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है, इंसुलिन, इंसुलिन निकलता है, मतलब इंसुलिन अंदर। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि में इंसुलिन निकला। अगर इंसुलिन कम निकलता है, मान लीजिए कि इंसुलिन अगर बॉडी में इसका प्रोडक्शन कम होता है, अग्न्याशय बोलता है मैं इंसुलिन नहीं निकालूंगा, इंसुलिन कम निकालूंगा तो क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम शुगर बोलते हैं। क्यों होता है, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कहाँ की, अग्न्याशय की, तो अग्न्याशय से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसीलिए जब किसी को शुगर हो जाता है तो क्या, इंसुलिन का इंजेक्शन उसको दिया जाता है। आपको पता होगा क्या, इंसुलिन का इंजेक्शन उसको दिया जाता है। उससे जो होता है मधुमेह, अगर इसकी कमी हो जाए तो, अगर इसका प्रोडक्शन कम हो तो मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से अग्न्याशयी रस निकलता है। क्या, अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस निकलता है। अग्न्याशयी रस जब यहाँ से निकला तो ये क्या करेगा, तो ये भोजन को पचाने में मदद करेगा। देखिए अंतःस्रावी इसलिए बोला गया क्योंकि भोजन को पचाता नहीं है ना, ये बॉडी में एक हार्मोन्स निकालता है, लेकिन जो ये अग्न्याशयी रस रहता है ये भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये भोजन को पचाएगा तो क्या क्या चीज़ें पचाता है, तो ये पचाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को और प्रोटीन को। ठीक है, ये बोलते हैं मैं सब कुछ करूँगा थोड़ा थोड़ा ही। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सबको पचाने का काम कौन करता है, ये अग्न्याशयी रस करता है। इसे क्या बोला जाता है, ये सब कुछ पचाता है, इसलिए इसे बोला जाता है कि पूर्ण पाचक रस है। भाई ये तो सब कुछ पचा लेता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही पचाता है, लेकिन पूर्ण पाचक रस इसमें पाया जाता है, इसे पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। आ गया समझ में। चलिए अग्न्याशय के बारे में आप देखते हैं, फिर से देखते हैं हम लोग। ये जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय के हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैंक्रियास बोलते हैं। एकमात्र जगह होता है, एकमात्र स्थान होता है हमारी बॉडी से जहां से अंतःस्रावी ग्रंथि निकलती है, बाह्यस्रावी भी ग्रंथि निकलती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि आप ऐसी जगह का नाम बताइए जहां से अंतःस्रावी हार्मोन्स या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि भी निकले और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी पाई जाए। तो कौन सा जगह है, अग्न्याशय है। क्या, अग्न्याशय है ना। ये हल्का सा ऐसे पत्ती टाइप का रहेगा, आप देखे होंगे इमेज में, तो हल्का सा पत्ती टाइप कैसे दिखता है, छोटा सा। अंतःस्रावी से क्या निकाला, तो ये इंसुलिन निकाला, इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है। और बाह्य से क्या निकाला, तो ये अग्न्याशयी रस निकालता है। अग्न्याशयी रस क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट भी पचा लेता है, वसा भी पचा लेता है और प्रोटीन भी पचा लेता है, सब कुछ पचा लेता है, इसलिए इसे बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। आ गया समझ में।
चलिए और नई स्लाइड लेते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर है क्या, चल क्या रहा है। और आगे की कहानी में हमने देखा यहाँ पे पितरस को देख लिया, यकृत से जो निकला पितरस उसके बारे में देख लिया, हमने अग्न्याशय को देख लिया। हम अब देखेंगे आंत्ररस को। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने देखा था लीवर के बारे में। ठीक है, लीवर के बारे में अगर सोचो कि क्या हो जाए, हमारा लीवर खराब हो जाए, सोचो इमेजिन करो कि हमारा लीवर खराब हो जाए तो क्या होगा। तो अब आपको इतना तो समझ में आया होगा वहाँ पे कि वसा से ही रिलेटेड काम करता है। अगर लीवर ही खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वसा पचेगा ही नहीं। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर लीवर खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वसा का पाचन नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, पेन का कलर पहले चेंज करते हैं इसको हम लोग, और छोटी आंत हो गया। ठीक है, ये छोटी आंत के बारे में पहले देख लेते हैं। ये छोटी आंत होती है, पहली बात अगर आप शाकाहारी होगे, क्या अगर आप शाकाहारी होगे तो शाकाहारी में छोटी आंत की जो लंबाई होती है, जो आपने यहाँ पे केचुआ देखा था, यहाँ पे केचुआ देखे थे, सॉरी ये हो गया यहाँ पे, ये केचुआ आपको मैंने बताया था, ये केचुआ जो था, ये केचुआ को हम छोटी आंत बोलते हैं। और छोटी आंत में क्या क्या पाया जाता है, देखिए पहली बात तो इस शाकाहारियों में जो छोटी आंत की लंबाई रहेगी ये ज़्यादा होती है। तो आपको पता रखना है कि जो छोटी आंत रहती है, छोटी आंत में, छोटी आंत जो रहता है वो शाकाहारी में इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। मतलब ये केचुए की लंबाई कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो शाकाहारी में लंबाई अधिक होती है। किसकी लंबाई अधिक होती है, तो बोलोगे छोटी आंत की। ठीक है, चलिए शाकाहारी में इनकी लंबाई अधिक होती है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी चीज, छोटी आंत में शाकाहारियों की लंबाई अधिक होती है। छोटी आंत में ही संपूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, संपूर्ण पाचन। अगर बोला जाए कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। संपूर्ण पाचन भोजन का छोटी आंत में होता है, आपको याद रखना है। यहाँ से कुछ कुछ एंजाइम निकलते हैं, वो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो यहाँ से 5 एंजाइम निकलते हैं। उनके नाम बस आप याद रखेंगे उन्हें, और उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखेंगे। क्या क्या है, तो आप इसको एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ई मा ले सुला। ठीक है, ये है एंजाइम्स के नाम। ई माले सुला, ई माले सुला। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं छोटी आंत में, जल्दी बोलिए। छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे, तो ई माले सुला, ई माले सुला, ई माले सुला पाए जाएंगे। ठीक है, ई से हो गया इरिप्सिन। ई से क्या हो गया, इरिप्सिन। क्या हो गया, इरिप्सिन एंजाइम। मा से हो गया माल्टेज। क्या हो गया, माल्टेज। ले से हो गया लैक्टेज, लैक्टेज, है ना। क्या हो रहा था कि जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी। छोटी आंत में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, याद करें तो करे कैसे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक ट्रिक बनाया कि ठीक है इससे हमेशा याद हो जाता है। बस आपको हिमालय सुलभ बस याद रहना चाहिए। सु से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सु से सुक्रेज। ला से हो जाएगा लाइपेज, लाइपेज। ये 5 एंजाइम पाए जाएंगे। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा कि इरेप्सिन कहाँ पे पाया जाता है, माल्टेज कहाँ पाया जाता है, लैक्टेज कहाँ पे पाया जाता है, सुक्रेज कहाँ पे पाया जाता है, लाइपेज कहाँ पे पाया जाता है। तो हिमालय सुला आपको याद रखना है, 5 एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं। तो छोटी आंत के बारे में हमने क्या क्या देखा, शाकाहारियों में इनकी लंबाई अधिक होती है, संपूर्ण पाचन यहीं पे होता है। इससे क्या क्या निकल आता है, इससे जो भी जो आंतररस निकला उसमें 5 एंजाइम पाए जाएंगे। हिमालय सुला यहाँ पे हो गया। ठीक है, छोटी आंत के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब देखिए, जब संपूर्ण पाचन हो गया छोटी आंत में, मैंने बोला यहाँ कि संपूर्ण पाचन हो गया, अब पाचन का जो प्रोसेस था कंप्लीट हो गया। पाचन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया तो जो निचोड़ निकला, मतलब जो हमारी बॉडी को चाहिए, और पूरा खाने का आपने देखा होगा कि आप इतना सारा चीज़ खाते हैं लेकिन कुछ निचोड़ निकलता है, वही हमारी बॉडी को चाहिए होता है। जो निचोड़ निकला या रस निकला है ना, वो कहाँ पे, तो एक जगह होता है जिसे हम बोलते हैं विलाई, विलाई या फिर रसांकुर। हमारी वही छोटी आंत में ही रसांकुर पाए जाते हैं, एकदम छोटी छोटी से, बारीक बारीक से। तो जो भी इसको लगा कि अब यार एकदम एकदम मतलब पूरा निचोड़ है ये, मतलब मेन चीज़ इसी में आ गया पूरे खाने का, तो क्या करता है ये
रसांकुर द्वारा ब्लड में या फिर खून में मिला दिया जाता है। ठीक है, जो भी इसको लगा कि हाँ ठीक है अब हमारी बॉडी में यही चीज़ चाहिए था, तो खून में ये मिक्स कर देता। क्या मिक्स कर देगा? एकदम छोटी छोटी सी यहाँ पे छिद्र पाए जाएंगे, वही छिद्र के थ्रू ये अंदर में आ जाएगा, कहाँ पे? ब्लड में आ जाएगा। आ गया समझ में? चलिए, छोटी आंत क्या? शाकाहारियों में लंबाई अधिक, संपूर्ण पाचन। यहीं पे संपूर्ण पाचन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आंतरस निकला था, आंतरस में 5 एंजाइम पाए गए थे, इमालय, सूला, इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज। चलिए बोलिए, इमालय सूला। क्या? इमालय सूला। ई से इरिप्सिन, मा से माल्टेज, लै से लैक्टेज, सो से सुक्रेज, ला से लाइपेज। पूरे के पूरे याद हो गए? चलिए आप ऐसे एक दो बार और इनके नाम याद कर लीजिएगा। आप इमालय सूला बस याद कर लीजिए, उसके बाद जब इनके नाम 2-3 बार और पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा अपने से। इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज। जब छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो गया तो इसका जो पूरा निचोड़ रहता है, जो इसका क्रक्स रहता है बोला जाए तो उसे क्या करते हैं? विलाई, एक विलाई हो एक जगह होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रसांकुर। ये यहाँ पे क्या छोटे छोटे से रस रहते, मतलब वो छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, और छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाएंगे वहीं से जो भी पाचन हुआ रहेगा वो खून में मिल जाएगा, जो भी चीज़ें मिली रहेंगी। अब लास्ट स्लाइड है जिसे हम क्या बोलेंगे? बड़ी आंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़ी आंत बोलेंगे। बड़ी आंत ये केवल नाम का ही बड़ा है, इसका कोई भी काम नहीं है। बड़ी आंत क्या करता है? तो केवल और केवल देखिए, जब काम सारा हो गया तो पानी बस बचा तो जल का अवशोषण कर लेता है बस। क्या? जो जल का अवशोषण है वो कौन करता है? तो जल का अवशोषण कौन कर लेता है? बड़ी आंत कर लेती है। कौन? बड़ी आंत कर लेती है जल का अवशोषण। इसका कोई भी काम नहीं है, जल का अवशोषण बस करना रहता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो बड़ी आंत है उसका काम क्या होता है? तो जल का अवशोषण करता है। उसके बाद बड़ी आंत में ही एक चीज मैंने आपको दिखाया था, एक हल्का सा पतला सा, वो क्या था? तो आपने बोला कि वो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जिसे बोलते हैं या फिर अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। ये जो होता है ये एक अवशेषी अंग होता है। क्या? अवशेषी अंग होता है, अवशेषी अंग होता है। क्या होता था पहले कि जो पहले हम लोग क्या चारा घास फूस खाते थे, सब लोग पूरे, हम मतलब आप भी खाते थे, ऐसा मत बोलना कि अक्सर आप ही खाते थे। हमारे जो पूर्वज लोग थे तो चारा घास फूस ये सब खाते थे, इस वजह से अपेंडिक्स होता था। ठीक है, ये पचाने के लिए इसमें मदद करता था। आजकल तो हम लोग ऐसा कुछ खाते नहीं है, तो ये जो है ये अभी भी पाया जाता है। पहले थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता था, अब थोड़ा सा छोटा रहता है। ठीक है, लेकिन इसका काम बोलोगे तो जैसे नाखून का काम होता है, नाखून बोलोगे, नाखून का कोई काम ही नहीं, उसको काट के फेंक दो, वैसे ये भी एक अवशेषी अंग होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो ये अपेंडिक्स है इसका साइज जब बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसका साइज किसी किसी में बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ जाता है तो इसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, है ना। तो आपने सुना होगा कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और उसे निकाला गया। ठीक है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होकर उसे निकाल दिया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये फालतू चीज़ है। ठीक है, तो ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया जाता है। आगे समझ में? अब देखिए, जब पूरा चीज़ हो गया फिर क्या होता है? मलाशय आता है, और मलाशय द्वारा क्या होता है? मल द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है पूरा जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है। अब हम लोग एक बार फिर से क्लास को रिवीजन करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। ठीक है, एंड करेंगे। चलिए, आपने क्या क्या देखा? तो आपने देखा कि ये है लार ग्रंथि, यहाँ पे आपने क्या देखा? ये है लार ग्रंथि, यहाँ पे आपको दांत दिख रहा होगा। उसके बाद आपने देखा ये पाइप जो है, पाइप को ग्रास नली हमने बोला। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये थैली दिखी, थैली को हमने बोला आमाशय। क्या बोला? आमाशय बोला हमने। ये जो रेड कलर का है उसे हमने बोला लीवर। उसके बाद जो ये आपको दिख रहा है इसे हमने बोला अग्न्याशय। क्या बोला हमने? अग्न्याशय बोला। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का, ये है पित्ताशय। और ये जो केचुआ टाइप का दिख रहा है ये है छोटी आंत, और उसकी चारों साइड जो घेरे हुए हैं उसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। और यहाँ पे एक पाइप टाइप हल्का सा छोटा सा दिखा वो है अपेंडिक्स, और ये है मलाशय। आ गया समझ में? इतने ही हमने नाम देखे। अब इनके नाम है तो कुछ ना कुछ काम होंगे, जैसे आपके नाम है, आपके काम है, वैसे ही आप इनके भी नाम और इनके भी कारनामे हैं। इनके नाम, इनके कारनामे। हमने शुरुआत कहाँ से किया? खाना खाने की शुरुआत हमने दांत से किया। दांत 4 टाइप के पाए गए, कौन कौन से? कृदंत, कृदंत का काम था काटना। रदनक पाया गया, अग्रचवर्णक पाया गया, चवर्णक पाया गया। चलिए आंख बंद करिए और बोलिए
आंख बंद कर करिए और मेरे साथ बोलिए कि कौन कौन से दांत है टाइप है। तो कृदंत है, दूसरा क्या है तो बोलोगे रदनक है, तीसरा क्या है अग्र चवर्णक है और चौथा है चवर्णक। कितने दांत? 4 टाइप के, कृदंत, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, 4 दांत हो गए। चलिए, कृदंत का काम क्या था? काटना। रदनक का काम क्या था? चीर फाड़ करना। अग्र चवर्णक का ये भोजन को पीसना और चवर्णक का भी काम वही भोजन को पीसना ही रहता है। हमारे मुख गुहा में एक छतरी का निर्माण करता है, यही छतरी होती है क्या छतरी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इनेमल या फिर दंतवल्क बोलते हैं। इनेमल या दंतवल्क जो होता है वह शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है। शरीर का सबसे मजबूत भाग पूछा जाए तो क्या है? तो इनेमल है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने बात किया कि लार ग्रंथि। लार ग्रंथि आपको ये हल्का सा जो दिख रहा है ये लार ग्रंथि थी। लार ग्रंथि से लार स्रावित हुआ। लार में क्या होता है? 2 एंजाइम पाए जाते हैं, याद करिए। टाइलिन लाइसोजाइम, हमने क्या बताया था? टाइलिन लाइसोजाइम। टाइलिन ने स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया। लाइसोजाइम ने जो बैक्टीरिया आए थे हमारे खाने के साथ में वो बैक्टीरिया वायरस को नष्ट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? कभी कभी हमें मम्स या फिर गलसुआ हो जाता है, बच्चों को ज़्यादा होता है। क्या होता है? तो हमारी यहाँ पे जहाँ पे लार जहाँ से निकलते हैं वहीं से एक पैरोटिड ग्रंथि रहती है। पैरोटिड ग्रंथि से वहाँ पैरोटिड ग्रंथि में पैरामिक्सो वायरस रहता है। जो पैरामिक्सो वायरस रहता है वो सूजन उत्पन्न कर देता है, जो ग्रंथि है ग्रंथि को सुझा देता है। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे। अब उसके बाद हमने बोला एक पाइप था, पाइप का नाम था ग्रासनली, भोजन को खिसका दिया। फिर हमने बात की आमाशय के बारे में। आमाशय में क्या हुआ? इसकी दीवारों पे जठर ग्रंथि पाई गई। जठर ग्रंथि से जठर रस निकला और ये जो जठर रस है वो इसमें 3 एंजाइम पाए गए। कौन कौन से? तो पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक। पेप्सिन ने प्रोटीन को पचाया, रेनिन ने दूध को कैसिनोजिन, जो दूध में कैसिनोजिन पाया जाता है उसको कैसिन में बदल दिया, और हाइड्रोक्लोरिक ने क्या किया? तो सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर दिया। उसके बाद देखिए हमारा जो भोजन है आगे खींच सकता है आमाशय से और आके छोटी आंत की ग्रहणी में खुल जाता है। छोटी आंत की ग्रहणी में खुलता है तो यहाँ से लीवर से पित्तरस आके मिल गया और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस मिल गया और आंत का खुद का रस रहता है आंत रस। 3 चीजें मिल गई और भोजन का संपूर्ण पाचन यहीं पे हो गया। ठीक है, इसके लिए जो जो प्रोसेस अपनाई जाती है, तो जो लीवर है, लीवर क्या करता है? लीवर पहली चीज तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? तो लीवर है। यहाँ से पित्तरस निकला। पित्तरस जो जमा होता है, स्टोर कहाँ पे हो जाता है? तो जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये पित्ताशय है और यहीं पे आके जमा हो जाता है। इसमें जो पित्त रस होते हैं, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते और ये जो होता है पित्त रस, ये वसा को पचाने में मदद करता है और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उसको भी पचा डालता है। ये वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब लोग दारू पीते हैं और हेपेटाइटिस बी या सी हो जाता है तो यकृत सिरोसिस हो जाता है, उनका लीवर खराब हो जाता है क्योंकि ऊतक कठोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय में एकमात्र ऐसा स्थान है अग्नाशय जहां की अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों स्रावित होती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो मधुमेह हो जाता है, और बाह्यस्रावी से अग्नाशयी रस निकलता है। ये बोलता है कि मैं सब कुछ पचाऊंगा, कार्बोहाइड्रेट भी पचाऊंगा, वसा भी पचाऊंगा, प्रोटीन भी बचाऊंगा, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है। उसके बाद आगे की कहानी में आता है छोटी आंत। छोटी आंत जो इंपॉर्टेंट है इसमें कि शाकाहारियों में इसकी लंबाई ज्यादा होती है, मांसाहारियों में कम होती है। संपूर्ण पाचन यहीं पे होता है और आंत रस निकलता है जिसमें 5 एंजाइम पाए जाते हैं। ये 5 एंजाइम के नाम आपको याद रखना है। इमालय सुला, क्या? इमालय सुला। सारे 5 एंजाइम के नाम आपको याद रखने हैं। और ये जो होता है छोटी आंत में जब सब कुछ पच जाता है तो जिसको निचोड़ रहता है, जो निचोड़ रस रहता है, वो विलाई द्वारा या फिर रसांकुर द्वारा हमारे खून में मिल जाता है और वो एनर्जी दे देता है। उसके बाद कहानी आती है बड़ी आंत की। बड़ी आंत में क्या होता है? केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत से लगा हुआ एक चीज रहता है जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स, एक अवशेषी अंग होता है, इसे बाहर निकाला जा सकता है। फिर इससे क्या होता है? बड़ी आंत के बाद जो काइम बचते हैं, मतलब जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं, वो मलाशय के द्वारा बाहर कर दिया जाता है।